स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। हम बीएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि विषय के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिसमें हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरी यूनिट के भी कुछ क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन है पहला, नैतिक विकास के पक्ष हैं। इसमें आपसे नैतिक विकास के पक्ष पूछे गए हैं। ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए है नैतिक ज्ञान, ऑप्शन बी है नैतिक संप्रत्यय, ऑप्शन सी है नैतिक तर्क। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? वैसे आपको ये पढ़कर पता चल ही रहा होगा। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका, नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ी सी नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें कुछ टर्म यूज़ किए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें आपका पहला शब्द है मोरल रियलिज्म, जिसे कहते हैं नैतिक यथार्थता। नैतिक यथार्थता का मतलब ये हुआ कि जो नियम हैं वही सत्य हैं, जो नियम हैं वही सत्य हैं, वो चेंज नहीं किए जा सकते। और अगला जो वर्ड है आपका मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन, इसे कहते हैं सहयोग की नैतिकता। इसमें ये समझा जाता है कि जो ये नियम है ना, वो ज़रूरत के हिसाब से चेंज भी किए जा सकते हैं, क्योंकि नियम तो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। अगर किसी सिचुएशन में ये नियम नहीं फॉलो हो पा रहा है तो उसे चेंज किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि सहयोग की नैतिकता क्या है। और अगला आपका वर्ड है मोरल डिलेमा। डिलेमा का मतलब आप जानते ही होंगे, इसे कहते हैं दुविधा। जैसे आपको भी दुविधा हो रही होगी कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, वैसे ही नैतिक दुविधा, सही गलत का डिसीजन करने में जब हम फंस जाते हैं तो उसे कहते हैं नैतिक दुविधा। अगला आपका टर्म है, एक शब्द है आपका नैतिक तर्क यानी मोरल रीजनिंग, दूसरा है मोरल डिसीजन यानी कि नैतिक निर्णय। आपने हिंज की कहानी पढ़ी होगी, जिसमें हिंज ये निर्णय लेता है कि उसे अपनी पत्नी की जान बचानी है, यानी कि उसने चोरी की अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए। तो उसने जो ये निर्णय लिया, ये हो गया उसका नैतिक निर्णय। और जिस आधार पर उसने ये निर्णय लिया वो आधार हुआ उसका नैतिक तर्क। तो आप ये समझ गए होंगे कि मोरल रियलिज्म क्या है, जो नियम को सत्य मान लेना, नियम ही सत्य हैं, ये नैतिक यथार्थवाद है। और मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन, आप ये जान लेना कि जो नियम हैं वो चेंज किए जा सकते हैं। और मोरल डिलेमा आप समझ गए होंगे, मोरल रीजनिंग आप समझ गए होंगे, और आप मोरल डिसीजन आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो आपका क्वेश्चन है, नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व किसे कहा जाता है? हम इस क्वेश्चन पर थे। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है नैतिक ज्ञान को, दूसरा ऑप्शन है नैतिक तर्क को, ऑप्शन सी है नैतिक निर्णय को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब आप आंसर करिए। इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नैतिक निर्णय को संज्ञानात्मक तत्व कहा जाता है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि बच्चों में नैतिक विकास सामाजिक अधिगम का परिणाम होता है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है स्किनर ने, ऑप्शन बी है पियाजे ने, ऑप्शन सी है कोलबर्ग ने, ऑप्शन डी है बंडूरा तथा वाल्टर्स ने। आंसर करिए। स्किनर साहब, ये वही स्किनर साहब हैं जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे वही हैं जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि नैतिक विकास अधिकतर पुनर्वलन का प्रभाव प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए हरलॉक ने, ऑप्शन बी बंडूरा ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी कोहलबर्ग ने। आंसर करिए। हरलॉक वही हैं जिन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत दिया है, बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है।
आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या रहने वाला है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि स्किनर साहब ही पुनर्बलन की बात करते हैं और यही दंड और पुरस्कार की बात करते हैं अपनी थ्योरी में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि बच्चों के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क तथा सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक होता है? ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी हरलॉक ने, ऑप्शन सी कोहलबर्ग ने, ऑप्शन डी जीन पियाजे ने। आंसर करिए। आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा? ऑप्शन सी कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट है, भूख लगने का बौद्धिक विकास बालक में कब उत्पन्न हो जाता है? ऑप्शन ए गर्भावस्था में, ऑप्शन बी जन्म के प्रथम सप्ताह से ही, ऑप्शन सी 5 माह में, ऑप्शन डी डिम्बावस्था में। आंसर करिए। बच्चे को भूख लगना कब से प्रारंभ हो जाता है? जन्म के प्रथम सप्ताह से उसे पता चल जाता है कि उसे भूख लग रही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास नैतिक तथा सामाजिक को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमीय प्रभाव में शामिल है। ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रियाँ, ऑप्शन बी मूल प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन सी शारीरिक तथा मानसिक क्षमता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है विकास क्रम का सिद्धांत है, ऑप्शन बी है निरंतरता का सिद्धांत है, ऑप्शन सी है विकास की दिशा का सिद्धांत है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आंसर करिए। विकास का जो क्रम है वह निश्चित रहता है और विकास का रेट जो है वो अनिश्चित रहता है। विकास का रेट सभी बच्चे में भिन्न भिन्न होता है और विकास का क्रम सभी बच्चों में सेम रहता है। ऐसा नहीं होता कि हिंदुस्तान का 1 साल का बच्चा तो चलना सीख रहा है और जो अमेरिका का बच्चा है वो दौड़ना सीख जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, ये भी आपको पता है। और विकास की दिशा भी है, जैसे कि विकास प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है या फिर सेफेलोकॉर्डल ऑर्डर में होता है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, वृद्धि एवं विकास निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है? वातावरण पर, ऑप्शन बी है आनुवांशिकता पर, ऑप्शन सी है व्यक्तिक अंतर पर, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आंसर करिए। वृद्धि एवं विकास किस चीज़ पर डिपेंड रहता है? ये होता है वातावरण पर भी, ये आनुवांशिकता पर भी और व्यक्तिक अंतर पर भी। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन डी। अगला है, बाल विकास अध्ययन है। बाल विकास किस चीज़ का अध्ययन है? बालकों के व्यवहार का, ऑप्शन बी विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, या ऑप्शन सी बालक के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। आंसर करिए। क्या आंसर होगा? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बाल विकास में इन सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। बालक के व्यवहार का भी, बालक के जो बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनका भी, और उसके सभी क्षेत्रों का भी, जैसे सामाजिक विकास का क्षेत्र, नैतिक विकास का क्षेत्र, भाषा विकास का क्षेत्र, इन सभी का जो है उसमें अध्ययन किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, विकास का अर्थ क्या है? विकास में कौन कौन सी चीज़ें समाहित हैं? भाई विकास का अर्थ शिक्षा भी है, और विकास का अर्थ अभिवृद्धि भी है, और समायोजन करना सीखना भी विकास में ही आता है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बालकों के सर्वांगीण विकास की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए है शिक्षक की, ऑप्शन बी है पालक की यानी कि उसके माता पिता की, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों की, ऑप्शन डी है सरकारी संस्थाओं की। आंसर करिए, किसकी जिम्मेदारी है? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? ऑप्शन ए है समायोजन की दृष्टि से, ऑप्शन बी है बाल विकास की दृष्टि से,
ऑप्शन सी है बालक की शिक्षा से, यानी कि बी और सी दोनों सही। आंसर करिए, इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? इसमें आपका आंसर रहेगा डी, यानी कि आपका ये वाला आंसर भी है और ये वाला। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व बाल विकास में, बाल शिक्षा में है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल विकास बालक के व्यवहार का कैसा अध्ययन है? ऑप्शन ए है गणितीय अध्ययन है, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक, ऑप्शन डी है नैतिक। बताइए बाल विकास बालक के व्यवहार का कैसा अध्ययन है? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बाल विकास जो है बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी सर्वांगीण विकास। आंसर करिए, बाल विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बताइए। आंसर रहेगा, क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन ए शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता बताइए कौन है? क्या आप जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के पिता हैं थॉर्नडाइक। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विनेटिका प्रणाली यानी कि इकाई प्रणाली का प्रतिपादन जो है किसने किया है? ऑप्शन ए किलपैट्रिक ने, ये वही किलपैट्रिक हैं जिन्होंने जो है प्रोजेक्ट मेथड दिया है। ऑप्शन बी है डॉक्टर कार्लटन वासवन ने, ऑप्शन सी है वेंडूरा, ऑप्शन डी है कोलबर्ग। आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा? विनेटिका प्रणाली किसने दी है? ये दी है वासवन ने। इसमें आपका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्ययन है, किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का, ऑप्शन बी है बाल विकास का, ऑप्शन सी है बाल रुचि का, ऑप्शन डी है बाल अभिवृद्धि का। बताइए शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? आंसर करिए, आंसर रहेगा मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान जो है मानव के व्यवहार का अध्ययन है, उसमें जो है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक वो नैतिक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं? आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा इसमें? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्या आप जानते हैं कि जो बालक औसत से अधिक वृद्धि कर जाते हैं तो उन बालकों को क्या बोला जाता है? उन बालकों को बोला जाता है प्रतिभाशाली बालक। और ये जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ना, ये आपका कोहलर ने दिया है जो कि एक गेस्टाल्टवादी हैं। नेक्स्ट है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन ए बौद्धिक स्तर, ऑप्शन बी नैतिक स्तर, ऑप्शन सी सूझ का प्रयोग, ऑप्शन डी सामाजिक अनुभव। आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। पियाजे साहब सामाजिक अनुभव को तो महत्व देते ही नहीं है। नेक्स्ट है रिया कक्षा पिकनिक तय करने के लिए ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? आपने अभी अभी जाना है कि सहयोग की नैतिकता क्या है? नियमों में संशोधन। नियमों में संशोधन क्या है? सहयोग की नैतिकता। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करते हैं या कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए है भेदभाव द्वारा, बच्चों में भेदभाव करके, ऑप्शन बी है बच्चों को पैर छूना सिखाकर, ऑप्शन सी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बच्चों को नैतिक चर्चाओं में शामिल करके, ऑप्शन डी है अनुशासन सिखाकर। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी,
जो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाएं हों उनमें बच्चों को इंक्लूड करके उन्हें नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए है तर्क शक्ति, ऑप्शन बी है सूझबूझ, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है नैतिक तर्क शक्ति। आंसर करिए, बताइए सही गलत का निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा? ऑप्शन डी, नैतिक तर्क के आधार पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, ऐसा किसने कहा है? आंसर बताइए। आंसर रहेगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने ही माना है ना वैज्ञानिक बच्चे को। बच्चा जो है इनके अनुसार ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। आइए अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है? बच्चा जो अपने आप से खोज करता है, नकल नहीं करता। किसने कहा है ऐसा? कोहलबर्ग ने, वाइगोस्की ने, या हरलॉक ने, या जीन पियाजे ने? बताइए। ये क्वेश्चन आप कर ही चुके हैं वैसे पहले। आंसर जीन पियाजे ही रहेगा। तो आज हम अपने क्वेश्चंस को यहीं तक रखते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ।